नमस्कार, मैं हूं करिश्मा सोनी और आप देख रहे हैं BS टीवी। आज पूरे देश में जिस चीज की चर्चा चल रही है वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये अधिनियम ऐसा अधिनियम है जो महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने जा रहा है। ये लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाएगा और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ महासमुंद से सांसद रूप कुमारी चौधरी जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है, महिलाओं में अलग सा उत्साह है। सबसे पहले बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इस अधिनियम को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रही है। और निश्चित रूप से महिलाओं को जब ये 33% की हिस्सेदारी मिलेगा, भागीदारी उनकी सुनिश्चित होगी, तो अब सदन में भी नीति निर्धारण में भी महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पंचायतों में 50% का महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, तो अभी अगर हम देखें तो 46% केंद्र में महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन अपने छत्तीसगढ़ में 57.7% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय में इसका नतीजा बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। जब हम इस बिल की चर्चा करते हैं तो मन में ये भी ख्याल आता है कि केवल 33 क्यों, 50 क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि आगे चलकर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए राजनीति में? हर चीज धीरे धीरे ग्रोथ करता है। अभी इतना ही नहीं था, अब 33% आने के बाद देखना, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि 50% जब हमें दिया गया यहाँ पे, तो वो 57 तक गया। तो 33% आरक्षण मिलने के बाद निश्चित रूप से ये और अधिक जाएगा। आने वाले समय में और निर्णायक डिसीजन होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये मजबूत नेतृत्व क्षमता है, दृढ़ निश्चय है और महिलाओं के प्रति जो सोच है, वास्तव में आज देश की आधी आबादी हमारी महिलाओं की है। 2024 के अगर चुनाव में हम देखें तो हमारे 56% और कुछ 56% कुछ था, मतलब 57% के लगभग महिलाएं वोट की हैं। मतलब पुरुषों की संख्या में महिलाएं अधिक वोटर थी, अधिक वोट की थी। तो लोकतंत्र में महिलाओं की जागरूकता बढ़ी है। तो और एक चीज ये कहें कि भागीदारी तो सुनिश्चित थी, पर प्रतिनिधित्व अगर बोले तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो अब जो ये आरक्षण लागू होगा विधानसभाओं में राज्यों के और लोकसभा में, जब उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा तो लोकतंत्र महिलाओं के ही नहीं बल्कि लोकतंत्र मजबूत होगा, उनको संवैधानिक अधिकार मिलेगा। तो क्या लगता है कि पुरुषों में कितना भय इस अधिनियम को लेकर? मुझे नहीं लगता कि भय होना चाहिए करके। ये तो बहुत अच्छी बात है। जनरली ये आपको भी सुनने को मिलता है कि अरे महिलाएं चुनकर तो आती हैं, लेकिन उनके पीछे उनका पति, उनका भाई या उन लोग हमेशा आते हैं, बैठते हैं बैठकों में, बस महिलाओं को महिलाएं रबर स्टैम्प बन करके रह गई हैं, डमी के रूप में हाँ रह गई हैं करके जनरली आप भी सुनते होंगे, ये सुनने को मिलता है। तो मैंने वही पहले कहा कि भाई भागीदारी और प्रतिनिधित्व, तो सीधा सीधा उनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा तो वो स्वयं सक्षम होंगी और इसमें कहीं किसी भी प्रकार का पुरुषों के ऊपर भी जो आरोप लगता था ये बिल्कुल नहीं लगेगा। और पुरुष लोग भी, हमारे यहाँ महिला और पुरुष एक गाड़ी के 2 चक्के 2 पहिए होते हैं और इस तरह से चलता है। तो समाज के उत्थान में दोनों की भागीदारी सुनिश्चित होगी और ये हमारे लिए अच्छी पहल होगी। अगर बात की जाए आपके प्रतिनिधित्व की, तो सांसद बनने के बाद आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मेरे लिए बड़ी उपलब्धि जो मुझे खुद में एहसास होता है कि आज मैं कहीं पर भी जाऊं, कोई कार्यक्रम में जाऊं, कोई प्रोग्राम में जाऊं या किसी आयोजन में, किसी भी क्षेत्र में मैं जाऊं, तो वहां पे महिलाओं की जो संख्या होती है वो बड़ी संख्या में आते हैं। तो इससे ये निश्चित रूप से सुनिश्चित होता है कि भाई महिला सांसद है तो महिला के पास हम अपनी बात को रख सकते हैं और खुल के रख सकते हैं। जो ये घर में ही हम चारदीवारी के अंदर बंद थे, तो अब लोगों को ये लगने लगा है कि महिला जनप्रतिनिधि आ रही, अगर वो वहां से इतने दूर से
हमारे बीच आ रही हैं तो हम अपने गांव से, अपने घर से निकल के उनसे मिल सकते हैं। अगर मैं आज की ही बात करूं तो आज हम सबके लिए एक बड़ा भी दिन था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 515 सोसाइटियों का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किए। तो उसमें भी जब मैं वहां पे पहुंची तो मैंने देखा एक सोसाइटी पुरुषोत्तमपुर करके है बसना ब्लॉक में। तो मैं जब वहां पहुंची तो बड़ी संख्या में महिलाएं थी। तो इस चीज को वो समझ रही हैं कि अब हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, हम भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने इस गांव के विकास में, वो गांव के विकास में बराबर की भागीदारी निभा रही हैं। ये अपने आप में बड़ी चीज है। और आप एक चीज और देखेंगी कि महिलाओं को जब भी उनको अवसर दिया जाता है तो वो बहुत बेहतर काम करती हैं, भले ही हम छोटे छोटी चीजों को लेकर के करें। आज पंचायत में भी बहुत सारी ऐसी महिला हमारी जो सरपंचें हैं जिनको आप देखेंगे तो अपनी गांव को साफ सुथरा करना, बच्चों को कुपोषण से उबारना, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों को आगे करना, प्रोत्साहित करना, अगर आपका हैंडपंप है कहीं पे लगा हुआ है तो उसके आसपास को साफ सफाई, मतलब इन चीजों को अगर हम छोटी छोटी चीजें बोले लेकिन उसके बाद भी वो अपने गांव का माहौल को परिवर्तन कर देता है। अगर बात की जाए आपके राजनीतिक सफर की, तो एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि एक बड़ी चुनौती क्या रही राजनीति में? देखिए, निश्चित रूप से इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पुरुष प्रधान समाज है और एकाएक महिला को नेतृत्व एक्सेप्ट करना होती है कठिनाई। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोगों की मानसिकता होती है, बहुत सारी चीजें हमको पुरुषों के अपेक्षा ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, आज भी करना ही पड़ रहा है। लेकिन जब हम अपने दायित्व का बेहतर ढंग से निर्वहन करते हैं और उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को आता है तो निश्चित रूप से देर सवेरे ही सही उन लोगों को समझ में भी आता है और वो हमें कोऑपरेट भी करने लगते हैं। तो इसलिए आज अब सोच में पूरी तरह से बदलाव आया है, क्योंकि महिलाएं पूरी मुखर होके अच्छे से अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। शुरुआत में थोड़ी सी तो परेशानी निश्चित रूप से हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता मुझे कि कहीं पे भी कोई दिक्कत है, बल्कि सारे लोग कोऑपरेट करते हैं, बशर्ते हम अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन कर सकें तो बहुत सहयोग मिलता है। लेकिन अभी भी समाज का एक तबका ऐसा है कि जब कोई महिला मंत्री बन जाती है, कोई महिला सांसद बन जाती है, विधायक बन जाती है, तो उसके पीछे के क्या कारण है उसको गिनने में लग जाते हैं। मतलब वो उस संघर्ष को भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सिर्फ ये महिला है तो कहीं ना कहीं एक महिला को आगे करने के लिए एक जो है प्रॉक्सी के रूप में राजनीति में उतारा गया है। क्या आपने ऐसा कभी लगा आपको? शुरुआत में तो निश्चित रूप से जैसे कोई भी ये कहता अरे ये बेचारी महिला है, इसको पहले ये अवसर दे दो, कहीं पे अगर लाइन में लगे हैं तो बेचारी महिला, तो इससे ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं लगता कि भाई महिला बेचारी कभी नहीं हो सकती। और हमारे भारत में तो ये संस्कृति है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये भारत में ही होती है। और जहाँ पे महिलाओं की बात आती है तो कभी महिला बेचारी नहीं रही। आदिकाल से ही हम देखते आए हैं, जो हमारी महिलाएं रानी लक्ष्मीबाई हैं, दुर्गावती हैं, अहिल्याबाई होलकर हैं, तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने समाज को दिशा दिखाया है, नेतृत्व किया है। और आज भी हम देख रहे हैं तो देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के पद पे आसीन हैं। तो वास्तव में इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व में हैं। निर्मला सीतारमण जी जो वित्त की व्यवस्था संभाल रही हैं, तो और बहुत ही बेहतर सुषमा स्वराज जी थी जो विदेश मंत्री तक रही। तो ये हमारे लिए उदाहरण है और उन्होंने कहीं भी किसी भी स्तर पे कहीं कोई पुरुषों से कम नहीं रही हैं, बल्कि उससे ज्यादा बेहतर करके दिखाई है। दूसरी बात, एक हमेशा से महिलाओं के प्रति दोहरी जिम्मेदारी भी रही है कि आप कहीं पे भी कितने ऊंचे पोस्ट पे पहुंच जाएं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र हो, नौकरी पेशा हो, व्यापार करने वाली महिलाएं हो या मजदूरी करने वाली तक महिलाओं की बात करूं, तो इन महिलाओं के ऊपर हमेशा से दोहरी जिम्मेदारी रही है। जो हमारा
हमारा वर्क है, वो काम है, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ अपने परिवार की भी व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए उसमें भी हमारी पूरी भागीदारी होती है। घर में हमको अपना परिवार भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। जितने भी बड़े पोस्ट पे रहें तो पति ऑफिस जाएंगे तो काम पे जाएंगे, तो बच्चे स्कूल जाएंगे, तो घर में बुजुर्ग सास ससुर है, तो इस तरह से देखें तो पूरे परिवार की सारी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए वो अपने दायित्व को इतना बेहतर करती हैं। तो कहीं न कहीं हमेशा से इसीलिए महिलाएं हमेशा आगे रही हैं, पूजनीय हैं और वंदनीय हैं। और ये अधिकार अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो मिल रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और मैं एक बात और कहूंगी कि ये महिलाओं का आरक्षण सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि इस भारत देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस भारत देश की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जैसे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 2047 तक इस राष्ट्र को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए जो संकल्प लिया है, उसको उस निर्णायक मोड़ तक पहुंचने के लिए यह गति देने वाला, अग्रसर करने वाला, आगे बढ़ाने वाला एक बहुत निर्णायक स्थिति तक लेके आएगा। इसमें महिलाओं की एक बड़ी भूमिका होगी और बड़ी निर्वहन करने की जो क्षमता है महिलाओं में बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए इसमें भी ये कारगर साबित होगा। लेकिन कांग्रेस ही थी जिसने लगातार जनगणना की मांग की, आरक्षण की मांग की, लेकिन जब ये चीजें हो रही है तो उसका विरोध भी कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक बात कहूं, कांग्रेस के पास तो और कोई पॉजिटिव मुद्दे हैं ही नहीं। तो किसी न किसी तरह से उनको बस एक विरोध की राजनीति करनी है और हर चीज में विरोध ही उनको दिखाना है। क्यों उनको खुशी नहीं हो रही है कि महिलाओं का ये आरक्षण बिल नहीं आना चाहिए? छत्तीसगढ़ की महिलाओं पर इस अधिनियम का कितना असर पड़ेगा, खासतौर पर बस्तर सरगुजा जो कि अभी नक्सल मुक्त हो चुका है पूरी तरीके से, तो वहां पे आपको क्या लगता है कि महिलाओं में कितनी रुचि आएगी राजनीति को लेकर? बिल्कुल आएगी, क्योंकि जैसे कि अगर हम छत्तीसगढ़ के बस्तर की बात करें, बस्तर क्या, हम छत्तीसगढ़ की ही बात करें, तो छत्तीसगढ़ को नक्सल प्रभावित था भी। वो तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो निर्णायक डिसीजन था कि 31 मार्च तक हम नक्सल मुक्त करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। इससे पहले अगर यहाँ के हमारे बच्चे उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाते थे तो बच्चों का अनुभव मैंने सुना कि बाहर जाते ही उनको एयरपोर्ट में मिले, किसी होटल में ठहरे, कहीं पे भी जाए, आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही ऐसा लगता था, अरे बाप रे, ये तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आए हैं। हाँ, तो रायपुर में आके आप बाहर से कोई उतरा तो हम तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आ गए, हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं? कहाँ पे ऐसे कि चारों तरफ से गोली बारूद होगा। तो ऐसा पूरी मानसिकता बन गई थी। और बस्तर से भी हमारी जो सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, बस्तर में बस्तर ओलंपिक करवाई। आप उसमें आप देखे होंगे, मतलब लाखों की तादाद में हमारे जो खिलाड़ी है वो आए, महिलाएं उत्साहित होकर के भाग ली। आप देखेंगे बस्तर पंडुम जो हमारी संस्कृति है उसमें, तो जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, हमारी धरोहरें हैं, वो अब खुल करके बस्तर में सामने आ रही हैं, और वो अब बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं वो देख रहे हैं। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, मतलब बहुत ही गौरव का विषय है कि पूरे भारत में एक जो गांव है बस्तर का धुरमारास, जिसको यूनेस्को में पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है और उसको लिया गया है, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आप वहां जा करके देखें, उन ग्रामीणों के बीच में रहें, उनके दिनचर्या देखें, सुने, तो वास्तव में वो प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित ऐसा गांव है जहां पे आपको वास्तविक गांव के सारी चीजें देखने को मिलेगी, समझने को मिलेंगी, और मतलब उनकी हमारी जो संस्कृति धरोहर है वो वास्तव में वहां पे देखने को मिलेगा। एक चीज मैं, और आप बस्तर और नक्सल की बात की है, तो मैं अभी कुछ दिनों पहले ही मैं वहां पे गई थी। बस्तर में एक कैफे जगदलपुर में है, पंडुम कैफे करके चलता है। वहां पे जो आत्मसमर्पण किए हुए हमारे नक्सली युवा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनसे मैंने अभी प्रत्यक्ष उनसे बात की
कि जब वो नक्सलों के साथ चले गए थे या मजबूरी में जाना पड़ा था, तो उनको किस तरह से दर दर भटकना पड़ता था। उनके जो हेड होते थे वो उनको सामने कर देते थे। मरना था तो ये हमारे जो बस्तर के लोकल हैं जिनको शामिल किए हैं उनको सामने कर देते थे। गोली खानी पड़ती थी तो उनको गोली खानी पड़ती थी। अगर मारना पड़ता था किसी को तो अपने ही परिवार के लोगों को जाके उनको नुकसान पहुंचाना पड़ता था। तो वो उनके लिए कितनी कठिन परिस्थिति थी उन सब चीजों के लिए। और फिर वहाँ पे हमारी जो यंग बच्चियां थी, जो हमारी यंग बच्चियों को कुछ हमारी महिलाओं को जो परेशानियां होती हैं उसके बारे में भी मैंने खुल के चर्चा किया। वो अपनी परेशानियां अपनी कठिनाई बता रही थी, तो आप उनसे सुनेंगी तो समझ पाएंगी। और जब वो अब कैफे चला रही हैं तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आप देख रहे हैं कि वहाँ आपकी जीवनचर्या क्या थी और आज क्या है, तो उनके चेहरे की जो खुशी है वास्तव में वो ये प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय अमित शाह जी का देन है। हमारे माननीय विष्णुदेव साय सरकार, विजय शर्मा जी, सभी हमारे वरिष्ठ मंत्रियों ने जो जिस हिसाब से ये निर्णय लिया और उन हमारे बच्चों में जो खुशियां आई आज वो मुख्य धारा में लौट आई हैं। जो उसको एक काला दिन की तरह जो उनका पिछला जीवन था पूरी तरह से काला अध्याय था और वो नए सवेरे की ओर आकर के अपना जीवन की शुरुआत कर रही हैं। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति को आप कैसे देखती हैं? महिलाओं की स्थिति पिछले दिनों से काफी बेहतर है, लेकिन हमारे लिए ये भी चिंताजनक विषय है कि आज भी कुछ महिलाओं के लापता होने की या गुम होने की घटनाएं हमारे सामने गाहे बगाहे आती ही रहती है। लेकिन एक बात ये भी है कि अब हमारी जो जनता है वो जागरूक हो गई है, शिक्षित हो गई है। पहले क्या था, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, तो हमें वास्तविकता क्या है हमारे अपनी प्रदेश की स्थिति ये हमें पता नहीं चलती थी कि कितने महिलाएं हमारी लापता हो गई या गुम हो गई या इस प्रदेश से कहीं बाहर पलायन भी की, तो ये हमको पता नहीं चलता था। लेकिन अब जागरूकता आने के कारण तुरंत पता चलता है, वो रिपोर्ट दर्ज कराती हैं इतने दिनों से महिला लापता है या युवतियां लापता हैं या वो पलायन हो गई हैं या वापस नहीं आ पा रही हैं। तो अब हमारे पास एक्चुअल आंकड़े आ रहे हैं, तो तब पता चल रहा है और इसके लिए लगातार सरकार काम भी कर रही है। और अब हमारे यहाँ भुखमरी तो कहीं पे भी अब नहीं है। वास्तव में ये अपने आप में बड़ी बात है कि हमारी जो सरकार है, मतलब डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार थी तब महिलाओं को बहुत सारा काम दी हुई थी। स्व सहायता समूह गठित था, 33,000 से अधिक समूह जो गठन हुए थे, तो वो अपने सहकारी समितियों को चलाना, आंगनबाड़ी में फूड वितरण करना, और कोई दोना पत्तल का काम करे, कोई अगरबत्ती, कोई माचिस, मतलब ऐसी जो लघु या कुटीर बोल सकते हैं, ऐसा वर्क उन महिलाओं को मिलता था। तो महिलाओं के पलायन में काफी कमी आई है। और आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में अगर हम ये बात करें कि जो स्टैंड अप में 84% से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। आज 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला महिलाओं को मिला है और 15 करोड़ से अधिक घरों में नल जल पहुंचा है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ही नेतृत्व है कि ये योजनाएं जो आ रही हैं, तो महिलाओं के पास जो समय में बचत हो रहा है, उसमें वो उस समय का बचत करके वो अपन विभिन्न उनकी योग्यता, उनको एक अवसर दें हम, तो उनमें इतनी योग्यता और क्षमता है, बशर्ते उसको सामने लाने की आवश्यकता है, उनमें इतना स्किल है। तो अब घर बैठे वो सारे काम वर्क भी कर रहे हैं, तो घर से बाहर नहीं निकलने का मतलब उनको पलायन करना नहीं पड़ रहा है। तो एक्चुअल में अगर असुरक्षा की बात करें तो जब हम बाहर जाएं तो ज्यादा हम असुरक्षित, हम अपने प्रदेश में अपने लोकल पे हम काम कर रहे हैं और उनका जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका जो सामान है, चाहे हम वन उपज को लेकर के कहें या अन्य चीजों को लेकर के कहें, तो उनके सामान को प्रॉपर मार्केट मिल रहा है और यहाँ से जो सरकार उनको उचित मूल्य दे करके ले रही है। तो इससे महिलाओं में को एक सुरक्षित हम रख भी पा रहे हैं, उनको घर से ही उनका काम का दाम भी मिल रहा है, महिलाएं सुरक्षित
सुरक्षित भी हैं। और आपने कहा कि सुरक्षा की स्थिति क्या है, तो आने वाले समय में सरकार पूर्ण रूप से कारगर कदम उठा रही है कि महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित हों। कहीं गाहे बगाहे अगर ऐसी कोई घटनाएं जानकारी में आती हैं तो तुरंत उस पर तात्कालिक कार्रवाई भी होती है, उस पर एक्शन लिया जाता है और महिलाओं की हमेशा चिंता कर रही है। जी बिल्कुल, एक्शन भी लिया जा रहा है, सरकार काम भी कर रही है, लेकिन महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी जो अपराधी हैं उनमें खौफ नजर नहीं आता है। क्या लग रहा है कि और कठोर जो है नियमों को होने की जरूरत है? आने वाले समय में निश्चित रूप से क्योंकि ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो जो बच्चियां हैं उनके साथ अगर रेप बलात्कार की ये घटनाएं अगर हम सुनते हैं तो दिल को दहला देने वाली घटनाएं और कई बार हमको सुनने को मिलता है। तो ऐसे अपराधियों के लिए तो निश्चित रूप से बहुत कठोर कानून होने चाहिए ताकि कोई भी आने वाले समय में इस तरह हरकत करने के लिए कभी सोच भी न सके। अगर उसके दिमाग में अगर ऐसी गलत हरकतें भी आई तो वो उसके पहले 10 बार सोचे और उसके दिमाग में ऐसे ही खौफ जागे। तो बहुत कठोर कानून होनी चाहिए ऐसी हरकतों के लिए। ये जो अधिनियम है, अगर इसकी बात करें तो 33% जब आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा तो मन में खुशी भी होगी और एक आश्वासन भी होगा कि राजनीति में उन्हें एक पद तो मिल ही सकता है। तो इसी विश्वास के साथ महिलाएं राजनीति में उतरेंगी? बिल्कुल राजनीति में उतरेंगे। मैंने पहले भी कहा कि उनको आप अवसर तो दो, एक्चुअल में अवसर उनको नहीं मिल रहा है। अवसर अगर आप देंगी तो किसी भी क्षेत्र में आज आप देखेंगी तो टीचर हैं महिलाएं, प्रोफेसर हैं, व्यापारी हैं, राजनीति में हैं और जहां पे भी वो अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं वहां पे 100% बहुत बेहतर रिजल्ट आ रहा है और इसका आप बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। भारत की व्यवस्था में मजबूती भी आएगी, इसमें उनका महिलाओं का एक बड़ा योगदान रहेगा। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो महिलाओं के आने के बाद जो प्रशासन में काम काज होंगे, हाँ, वो बहुत ही पारदर्शिता पूर्वक होंगे। संवेदनशील होती हैं महिलाएं, बहुत संवेदनशील होती हैं और वो अपने कामों के प्रति, कार्यों के प्रति बहुत मतलब अच्छे से ही वो जिम्मेदारी को निभाती हैं। तो ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आपने सुना कि कैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है महिलाओं को सशक्त बनाएगा, जो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है वो भी बढ़ेगी, आश्वासन बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और महिलाएं अपने मुद्दों को लेकर के जो है राजनीति में कदम रखती हुई नजर आएंगी और एक बेहतर कल की कल्पना हम कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।